Good morning, students. Today we are going to discuss the torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field. Right? A rectangular loop carrying current and it put into the uniform magnetic field. So how much torque it will experience and why it will experience the torque. Right? Now see a diagram. This is the diagram of electric motor. This is armature, right? It has two sides, four sides, 1, 2, 3 and 4. So this is the fourth side, this is third side, this is first, this is second, right? Uniform magnetic field is producing by these two poles, right? These two poles are producing the uniform. Since the poles are flat, so magnetic lines are parallel to each other. Now what will happen? First arm will experience a force in this direction, right? In this direction. The second side will experience the force in other side. Now both having equal magnitude, so the net effect of these two forces will be 0, right? But in the third side, it is experiencing a force in upward direction, where in the fourth side it experiencing the force in opposite direction. So these forces will produce the torque, and this torque is experienced by the coil. That's why the armature rotates about its axis, right? Now we are going to calculate the torque, right? Now this is a loop PQRS, rectangular loop, right? This is the axis of the loop, right? It has dimensions L and B. This is length and this is breadth. There is a uniform magnetic field. These parallel line indicating that magnetic lines are parallel to each other. It means uniform magnetic field. Now a current I flowing in the coil, right? This is the direction of current, right? It means we can divide this loop into 4 parts. हम ये भी तो मान सकते हैं कि ये लूप 4 पार्ट से बनी है. एस पी साइड जो है एक वायर हो गई करंट कैरिंग वायर, जो कि आ गई है मैग्नेटिक फील्ड. और आपने पढ़ा था जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाती है तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? आई एल क्रॉस बी, राइट? आई एल क्रॉस बी. यहाँ बी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ एल लेंथ की जगह इसकी ब्रेथ कितनी है? बी. तो इस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, राइट? अब हम सेकंड, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो आ गया आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल कितना है? थीटा. सो इट इज आई बी कैपिटल बी साइन थीटा. तो इसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट कर लिया. अब आप अपोजिट साइड पे चले. यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है क्यू से आर तक. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली हो गई. ये एरो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो किधर को लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड. अब अगर मैं इसकी वैल्यू को देखूं तो इसकी वैल्यू होगी वेक्टर फॉर्म में आई बी कैपिटल बी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा? आई बी कैपिटल बी साइन थीटा. अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हैं, यानी ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल हो गए. अगर इक्वल हो गए तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है. तो एक फोर्स अगर मान लिया 10 न्यूटन का अपवर्ड है, 10 न्यूटन का डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0. अब आपके पास बची दो साइड. एक ये है पी क्यू साइड और दूसरी साइड हो गई आर एस साइड. अब इस पे देखते हैं फोर्स किधर को लगता है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये इसका सेंटर पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है. इस पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है. यहाँ पे करंट एलिमेंट हो गया आई एल और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट. इस पे फोर्स किधर को लगेगा?
अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी अपवर्ड नहीं, आउटवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज एफ पी क्यू आर, एफ पी क्यू। अब हम बात करते हैं अगली साइड की, जो लास्ट साइड है आर एस साइड। इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड, यानी आर एस की डायरेक्शन। तो इस पर फोर्स किधर को लगेगा, इस पे तो लगा था आउटवर्ड, इस पे क्या लगेगा, इनवर्ड, इनवर्ड फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो इन फोर्सेज का मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये आएगा आई एल क्रॉस बी। अब क्योंकि इसकी लेंथ एल है तो आई एल क्रॉस बी होगी, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये बन गया आपके पास आई एल। अब दूसरे फोर्स की बात करें, एफ आर एस, इस फोर्स की वैल्यू आई एल क्रॉस बी हो गया। फिर से करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास फिर मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आई एल बी। अब क्योंकि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो दोनों क्या करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन तो जीरो हो गया, नो ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन ये जो दो फोर्सेज हैं ये टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब उस टॉर्क की वे को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर से वही डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने जो बीच वाले पॉइंट थे, सेंटर पॉइंट, दोनों अपोजिट सरफेस के, वो यहाँ पे ले लिया, देख रहे हैं आप। अब की बार हमने फोर्सेज कहाँ पे दिखाए, एक फोर्स यहाँ पे दिखाया है और एक फोर्स यहाँ पे दिखाया है, ठीक है ना। जो यहाँ पे थे ना उनको हमने यहाँ दिखा दिया, क्यों, क्योंकि हमें कपल प्रोड्यूस कर, सॉरी टॉर्क को कैलकुलेट करना। टॉर्क का मतलब होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, पी एन, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इधर फोर्स में आ गया आई एल बी, और पी एन की जगह क्या आ गया, बी कॉस थीटा। क्यों आया भाई, क्योंकि हाइपोटेनस हो गया बी, ये एंगल है थीटा, तो पी एन की वैल्यू क्या आ गई, बी कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखिए आई और एल और बी को हमने एक साथ ले लिया, दिस इज द एरिया ऑफ द लूप, करंट अलग कर दी, स्मॉल एल और स्मॉल बी एक साथ ले, ये हो गया एरिया ऑफ द लूप, समझ रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो एरिया आ गया, इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी कॉस थीटा, दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, राइट। अब अगर इस लूप की जगह कॉइल होती, कई सारे टर्न होते हैं यहाँ पे, एन टर्न्स, तो हम क्या करते, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देते, तो टॉर्क आ जाता है टॉ इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इस एंगल को फाई ले लेते हैं, ये वाला एंगल अगर हमें फाई ले लेता हूँ, तो इसका मतलब थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल के साथ का एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो फाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 90 माइनस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास आ जाता है टॉ इक्वल टू आई ए बी कॉस 90 माइनस फाई, और अगर कॉइल होगी तो यहाँ कैपिटल एन भी आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन फाई। तो इसके दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, एक आ गया टॉ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, दूसरा आ गया टॉ इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा। ये दोनों ही फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। अब इसको हम यूज करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ठीक है ना। ये जो है कॉन्सेप्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि कोई भी कॉइल अगर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म हो गई ये टॉर्क की, ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जिसकी कॉइल मूव कर रही हो उसे कहा जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसे शॉर्ट में MCG भी लिखते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल वही है जो अभी आपने देखा था, व्हेन अ कॉइल carrying current freely suspended in magnetic field it experiences a torque and tends to twist it, right। अब ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम, ठीक है ना, तीनों ही।
देखिए यहाँ पे दो पोल होते हैं लेकिन एक कनकेव पोल्स है। यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देगा। दिस इज कन्वेक्स, दिस इज ऑल्सो कन्वेक्स, सॉरी कनकेव। और कनकेव पोल्स के बीच में देखो मैग्नेटिक लाइन जो है ऐसे निकलेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे निकल रही ये लाइन, यहाँ पे लाइंस ऐसी जाएंगी, नॉर्थ से निकली साउथ पे गई, लेकिन बीच में आपके पास यहाँ पे सॉफ्ट आयरन होता है। ये देख रहे हैं आप ब्लू कलर का, ये सॉफ्ट आयरन है और इस पे कॉइल बनाई होती है। वायर इस तरीके से लपेटी जाती है कि बीच में केवल सिलिंड्रिकल कोर हो, आयरन कोर हो। आयरन होने से एक फ़ायदा होता है कि आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है। इधर बनता है साउथ और राइट साइड में बनता है नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लाइन कैसे निकलेंगी, नॉर्थ से आई साउथ पे चली गई, फिर साउथ से निकल के नॉर्थ तक गई विद इन द मैग्नेट, फिर नॉर्थ से निकल के इस साउथ तक गई। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कहा जाता है रेडियल मैग्नेटिक। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब देखिए ये कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और इस पे क्या होगा, करंट पास होगी। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, करंट। तो इस पे क्या लगेगा, टॉर्क। और टॉर्क की वैल्यू क्या निकली थी अभी, NIAB cos थीटा या फिर sin फाई, तो उसकी वैल्यू हो गई 1। तो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क आ गया NAIB। कोई दिक्कत। अब देखिए क्योंकि इसके अंदर टॉर्क आ गया तो ये घूमेगा, तो इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा किस में, इसमें स्ट्रिप में, ये जो सस्पेंशन वायर है। तो इसमें भी एक टॉर्क आएगा, अपोजिट टॉर्क, जिसे कहा जाता है काउंटर टॉर्क, ये रीस्टोरिंग। और उस रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू है थीटा सी। सी का मतलब होता है टॉरिसन कांस्टेंट, ठीक है। अब जहाँ पे दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे वो इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी। तो ये आ गया NIAB इज इक्वल टू सी थीटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल टू सी थीटा डिवाइडेड बाई NAB। उस पूरे फैक्टर को हम K ले लेंगे, इस वाले फैक्टर को हम K ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, I इज इक्वल टू K थीटा, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि करंट की वैल्यू इसके इक्वल हो जाते हैं। इसे कहा जाता है, इस फैक्टर को कहा जाता है K को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें निकालनी होती है इसके करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन जो 1 एम्पेयर के करंट को देने पे आता है उसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा बाई आई, ठीक है। अब थीटा बाई आई की वैल्यू कहाँ से लेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। तो थीटा और आई को इधर ले जाओ राइट साइड में और सी को इधर ले जाओ, तो आपके पास क्या बचा है, NAB डिवाइडेड बाई सी, विच इज रेसिप्रोकल टू द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो करंट सेंसिटिविटी हो गई NAB डिवाइडेड बाई सी, ये फिर 1/K। इसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस एट वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी आप डिफ्लेक्शन को आप वोल्टेज से डिवाइड कर दो, तो थीटा बाई वी हो गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज थीटा बाई वी। अब V इक्वल टू होता है IR, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा बाई आई की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। थीटा बाई आई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितनी आई थी, NAB डिवाइडेड बाई सी। इसको डिवाइड कर देंगे R से, ठीक है ना। तो इस हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को कह सकते हैं करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई R। Now the current sensitivity of galvanometer is high if the small current causes a large deflection। अगर कम करंट देने पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा आता है, इसका मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है ना। तो ये था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि साइक्लोट्रॉन। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।